हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम पढ़े थे 9th क्लास का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम करेंगे एक 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो साइंस का है। ठीक है, और तिमाही परीक्षा का है, जो ये पेपर जुलाई 2026 में हुआ है। ठीक है, तो लर्न विथ कवि 26 मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो, किसी प्रकार का विचार सुझाव पूछना हो तो वो 7479560181 पे साझा कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर्स। आज क्या सॉल्व करना है, आज देखेंगे। ये 10th क्लास का है। ठीक है, तो खंड अ लिए हैं, सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। तो हम 70 कराएंगे, 1 to 70 कराएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है? तो देखिए, इसमें आंसर आपका दोनों हो सकता है, दुगुनी होती है और आधा भी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए f इक्वल टू r/2 इसका फॉर्मूला हुआ ना, f इक्वल टू r/2। और यदि r को हम f इक्वल टू r/2 हुआ, और यदि r को हम इधर लेते हैं तो 2f हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये सी ऑप्शन आधी होती है, यही सही है। ठीक है, अगर ये r इक्वल टू 2f होता ना, ये ए ऑप्शन दुगनी होती है, तो यदि ये r इक्वल टू 2f होता तो ये ए ऑप्शन सही होता। ठीक है, लेकिन नहीं, ये f इक्वल टू r/2 सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, एक के सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो ये 2 है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं? एक होता है आपतन कोण और दूसरा होता है परावर्तन कोण। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन में के 2 नियम होता है। ठीक है, तो दोनों कोण क्या होता है? दोनों कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, यही 2 कोण होता है और यही 2 नियम होता है। तो ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होता है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, इसमें हम याद रखेंगे, जब ये कोण की बात कर रहे हैं तो कोण 2 होता है, और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण को स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं और परावर्तन कोण को क्या, स्मॉल आर से। ठीक है, इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो 2 के सी ऑप्शन सही है। 3 नंबर है, 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो 2 समांतर समतल दर्पण यानी 2 समांतर जो आपस में मिल नहीं रहा है, समांतर यानी सेम डिस्टेंस पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो आपस में मिलेगा नहीं। तो 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकता है? तो ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपस में मिल नहीं रहा है। तो जब मिल नहीं रहा है तो क्या बनेगा? अनंत ही ना बनेगा। ठीक है, अब समझेंगे नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा के अनंत, डी ऑप्शन सही है। 4था नंबर है, दाढ़ी बनने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण के प्रयोग कहाँ किया जाता है। एक बार इसको समझने का कोशिश करेंगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण के प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, इसमें हम समझेंगे उत्तल दर्पण के प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण के प्रयोग किया जाता है वाहन के रियर व्यू अथवा साइड व्यू मिरर में। ठीक है, जो आप लोग 4 व्हीलर गाड़ी देखते हैं तो उसमें जो मिरर लगा रहता है पीछे की गाड़ी को देखने के लिए, तो वो कौन सा होता है? वही होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, दुकान में सुरक्षा दर्पण के रूप में, दुकान में जो जैसे दुकान है रोड पे, तो इंसान को देखना है तो उसके लिए भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सड़क के मोड़ पर अधिक क्षेत्र देखने के लिए इस भी यूज होता है उत्तल दर्पण का। अब समझेंगे अवतल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण के कहाँ यूज होता है?
एक तो प्रश्न में दिया गया है दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा भी कहाँ किया जाता है, तो दंत चिकित्सक जो भी हैं, जो दांत के डेंटिस्ट हैं लोग, तो वो लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, दांत को देखने में। टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन की हेडलाइट में क्या कौन सा यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ है एक और कोई दर्पण बचे, हाँ समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है, तो घर में चेहरा देखने के लिए, जो भी हम लोग का गोदरेज में दर्पण लगा होता है या ड्रेसिंग में दर्पण लगा होता है, तो वो क्या होता है, वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। घर के चेहरे देखने के लिए, दुकान शोरूम के सजावट में, ये सब क्या होता है, समतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। तो 4 के भी ऑप्शन सही है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये होता है काल्पनिक, ठीक है। तो यहाँ है वास्तविक, तो वास्तविक में क्या होगा, कौन सा दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो ये अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। काल्पनिक किसका होता है, समतल दर्पण का। काल्पनिक में और क्या होता है, समतल दर्पण में और क्या होता है, तो इसमें तो एक प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, ठीक है, सीधा बनता है, वस्तु के समान बनता है, जितना वस्तु बड़ा है उतना ही मतलब उसके समान बनेगा, ठीक है, वस्तु के आकार के समान बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब जो है दर्पण के कहाँ बनेगा, सामने बनेगा, पीछे बनेगा, तो इस समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, किसमें, तो उत्तल में वस्तु से छोटा बनेगा, और इसमें समतल में बनेगा वस्तु के समान, और अवतल में क्या बनेगा, अवतल में वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो 5 के भी ऑप्शन सही है। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है कितना, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है, तो अनंत होता है। क्यों, इसमें परावर्तित किरण जो है, इसमें जो परावर्तित किरण जो है फोकस दूरी का मान अनंत होता है, तो इसमें फोकस कहीं ना कहीं जा करके पड़ रहा है, तो वही कह रहा है कि इसमें परावर्तित किरण जो है, जो भी फोकस का लाइट जा रहा है, तो उधर से जैसे वापस आ रहा है लाइट, तो इसमें परावर्तित किरण वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, ठीक है, वो मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर मिलता तो इसमें फोकस दूरी में अंतर आता, लेकिन मिलता नहीं है, ठीक है, वो आपस चला आता है, इसलिए अनंत होता है। 6 के बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा कितना, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री होगा। कैसे होगा 0 डिग्री, तो परावर्तन का नियम कहता है, क्या कहता है, प्रकाश की एक किरण समतल, परावर्तन कोण का मान कह रहा है, तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम कहता है आपतन कोण इक्वल टू क्या होता है, परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होता है, तो जब आपतन कोण 0 डिग्री हो जाएगा तो परावर्तन कोण क्या होगा, वो भी तो 0 डिग्री ही ना होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है, ठीक है, इसीलिए 0 डिग्री हो जाएगा। तो 7 का डी ऑप्शन सही है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो आवर्धन को किसी से इंडिकेट करते हैं, आवर्धन को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, समतल दर्पण में आवर्धन +1 होता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव। आवर्धन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आवर्धन इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है, ठीक है। इसमें दोनों की ऊंचाई क्या होती है, समान होती है, तो आवर्धन m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो मान लीजिए कि दोनों का 1 1 है, तो दोनों 1 1 कट गया तो कितना बचा, 1 ही ना बचा, इसीलिए दोनों के ऊंचाई जो होता है वो समान होता है। 8 के बी ऑप्शन सही है।
9 नंबर प्रश्न देखेंगे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। कहाँ से? तो ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, ध्रुव को P से इंडिकेट करते हैं, फोकस को F से इंडिकेट करते हैं, वक्रता केंद्र को C से करते हैं। ठीक है, 9 के C ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न देखेंगे। दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? दर्पण सूत्र कौन सा है? ये B ऑप्शन। ठीक है, देखिए ये दोनों निगेटिव में है, ये दोनों निगेटिव वाला नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा। दर्पण सूत्र हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसीलिए 10 के B ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ है FUV, FVU। F से किसको इंडिकेट करते हैं? तो F से किसको इंडिकेट करते हैं? ध्रुव से फोकस दूरी को। F से ध्रुव के फोकस दूरी को। V से किसको इंडिकेट करते हैं? तो V से करते हैं प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। ठीक है, V से प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और U से किसको करते हैं? वस्तु के दर्पण से दूरी। ठीक है, शॉर्टकट याद रखेंगे क्या? F से फोकस को, V से इमेज को, और U से ऑब्जेक्ट को। ठीक है, F से फोकस, V से इमेज, U से ऑब्जेक्ट। F से फोकस, V से इमेज, U से ऑब्जेक्ट। ठीक है, 10 के B ऑप्शन सही है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किससे होता है? उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है, पीछे भी बताएं कि उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक बार और देखेंगे, अवतल दर्पण से क्या होता है? अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में छोटा, सीधा और आभासी बनता है। समतल दर्पण में कैसा बनता है? आभासी और समान आकार के बनता है। ठीक है, तो 11 के B ऑप्शन सही है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से बड़ा किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है, और समतल दर्पण में वस्तु के समान बनता है। ठीक है, तो 12 के C ऑप्शन सही है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकाश पुंज। ठीक है, प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रदीप्ति, अब यहाँ है प्रदीप्त, यहाँ दिया गया है प्रदीप्त क्या होता है? प्रदीप्त तो जो वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं देती, यानी प्रदीप्त में क्या हो जाएगा? जो वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं देती लेकिन किसी प्रकाश स्रोत के प्रकाश से दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो किससे चमकता है? वो सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसी के बल पे चमकता है रात को। ठीक है, और किताब, पेड़ क्या है? ये सब भी प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देगा। ठीक है, ये अब किताब में अपना कोई प्रकाश होता है? किताब में अपना प्रकाश होता तो रात्रि के अंधेरा में भी किताब पढ़ सकते थे बिना लाइट के, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पेड़ जो है रात्रि में दिखाई देगा नहीं, जब तक उस पर लाइट का फोकस नहीं डालेंगे तब तक वो कैसे दिखाई देगा? तो यही बात है। ठीक है, प्रदीप्त में क्या होता है? जो वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं देता है लेकिन वो प्रकाश स्रोत के से क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, तो वो प्रदीप्त होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चंद्रमा, किताब, पेड़, ये सब क्या है? प्रदीप्त है। ठीक है, अब यहाँ है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण या धूल आदि से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, प्रकाश का फैलना। शॉर्टकट में याद रखेंगे, प्रकाश का फैलना प्रकीर्णन होता है। ठीक है, उदाहरण में क्या लेंगे? धूल भरे कमरे में सूर्य की किरण का दिखाई देना। ठीक है, धूल भरे कमरे में सूर्य की किरण का दिखाई देना। कहने का मतलब हुआ कि देखिएगा आप लोग रूम में अगर दीवार में थोड़ा सा कहीं पर स्पेस होगा, जैसे खिड़की होगा, तो खिड़की से सूर्य का प्रकाश आएगा कमरा में। तो कमरा में जब प्रकाश आता है तो आप लोग प्रकाश को देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो रूम में छोटा छोटा धूल कण उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो प्रकाश ऐसे लगेगा ना कि कितना रूम गंदा है, कितना इसमें डस्ट उड़ रहा है, लेकिन जब प्रकाश उसमें नहीं आएगा तो कुछ नहीं दिखाई देता है।
है। आप लोग कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ प्रकीर्णन। अब यहाँ है प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश निकलता है। प्रकाश स्रोत यानी यही पढ़ने से ही लग रहा है कि प्रकाश यानी किसी प्रकार प्रकाश स्रोत के बारे में कह रहा है। तो जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य से अपना प्रकाश निकलता है। सूर्य किसी के प्रकाश का मोहताज होता है नहीं ना, वो खुद अपना प्रकाश निकालता है। बल्ब, बल्ब जो है बिजली आएगा तो बल्ब जलने लगता है। मोमबत्ती को जलाएंगे तो वो जलने लगता है, ठीक है। तो ये सब हुआ प्रकाश का स्रोत, ठीक है। 13 के भी ऑप्शन सही है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, लेंस का आवर्धन m, आवर्धन को किसी से सूचित करते हैं? स्मॉल m से, ठीक है। तो लेंस के आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो ये होता है v/u के, ठीक है। लेंस के आवर्धन m जो है v/u के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 14 के डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ है लेंस के आवर्धन m इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताएं? इसको बताएं HI इक्वल टू HO, ठीक है, या v/u, ठीक है। v/u भी कहेंगे या इक्वल टू में HI/HU ऐसे भी कहेंगे। तो I क्या हो जाता है? I होता है क्या? इमेज। I होता है इमेज और वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो 14 के डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। भी और यू 14 नंबर में भी और यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भी किसको इंडिकेट करेगा? यू किसको करेगा? तो भी होता है प्रतिबिंब की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या होता है? वस्तु की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है उत्तल लेंस का, ठीक है। उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का कहाँ यूज होता है? तो इसका होता है हजामत बनाने वाले दर्पण में, ठीक है। तो 15 के भी ऑप्शन सही है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल को अपसारी कहते हैं, उत्तल को अभिसारी कहते हैं, ठीक है। उत्तल को अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश की समांतर किरण को क्या करता है? फैलाता है। अपसारी का मतलब होता है फैलना, ठीक है। अपसारी यानी फैल जाएगा, और अभिसारी में क्या होता है? फैलता नहीं है बल्कि एक बिंदु पर आकर के लगता है, ठीक है। अपसारी में प्रकाश फैल जाता है और अभिसारी में क्या होता है? ये किसी एक किरण एक बिंदु पर आकर के मिलता है, ठीक है। तो 16 के ये ऑप्शन सही है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसमें होता है उत्तल लेंस, ठीक है। 17 के बी ऑप्शन। अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में फोकस दूरी जो है क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी माइनस होता है, ठीक है। समतल और अवतल लेंस में क्या होता है? इसमें भी ऋणात्मक होता है, ठीक है। अवतल लेंस और समतल अवतल लेंस जो है अपसारी है, ठीक है। इसमें फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ए और बी में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और दोनों क्या है? अपसारी है। इसमें उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है और अभिसारी है, ठीक है। 17 के बी ऑप्शन सही है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? आभासी प्रतिबिंब जो है ये पर्दा पर नहीं पड़ सकता है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो जो सिनेमा चलता है सिनेमा के पर्दे पर वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनना जरूरी है। 18 के बी ऑप्शन सही है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। 19 के बी ऑप्शन कौन कौन सा? C1 और C2। वक्रता को C से इंडिकेट करते हैं
वक्रता केंद्र को, तो C1 और C2, ठीक है। तो C1 को कहते हैं प्रथम वक्रता केंद्र और C2 को कहते हैं द्वितीय वक्रता केंद्र, ठीक है। दोनों वक्रता केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। 19 के भी ऑप्शन सही है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी स्मॉल m, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका SI मात्रक होता है मात्रक विहीन। क्यों? क्योंकि दोनों कट जाता है, ठीक है। मात्रक विहीन होता है क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 1 होता है, बराबर होता है, ठीक है। वस्तु की दूरी, प्रकाश की दूरी वही वस्तु की दूरी होता है, तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है और आपस में कट जाता है तो एक आता है, तो एक क्या होता है, मात्रक विहीन हो जाता है। मीटर किसका मात्रक होता है? मीटर जो है लंबाई का SI मात्रक होता है, लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। मिलीमीटर किसका होता है? तो लंबाई की इकाई होता है, और सेंटीमीटर भी लंबाई के इकाई ही होता है, ठीक है। तो 20 के डी ऑप्शन सही है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना हो जाएगा? ये होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। माध्यम बदलने पर क्या होता है? प्रकाश की चाल बदलता रहता है। इस चीज को याद रखेंगे कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल क्या होता है? बदलता रहता है। 21 के भी ऑप्शन सही है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अपसारी होता है, अभिसारी, ठीक है। उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल लेंस के ऋणात्मक होता है। समतल और अवतल लेंस के भी फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो 22 के सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है कितना? 2, ठीक है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। कौन कौन? F1 और F2। F1 होता है फर्स्ट फोकस, F2 होता है सेकंड फोकस, ठीक है। 23 के बी ऑप्शन सही है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये है उत्तल लेंस, ठीक है। 24 के ऑप्शन सही है। अब यहाँ है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होता है? प्रकाश के किरण को अपसारी करता है। प्रकाश के लेंस को क्या करता है? प्रकाश के किरण को क्या करता है? अपसारित करता है, ठीक है, यानी बांट देता है, यानी उसको वितरित कर देता है, फैला देता है, ठीक है। बेलनाकार लेंस क्या होता है? बेलनाकार लेंस तो ये दृष्टि दोष ठीक करने में यूज किया जाता है। जिसके आंख में दृष्टि दोष होता है तो उसको बेलनाकार लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। उत्तल लेंस में थोड़ा समझेंगे। प्रकाश किरण को क्या करता है? अभिसरित करता है, ठीक है। देखिए, अवतल लेंस क्या होता है? अपसारित करता है, और उत्तल लेंस अभिसरित करता है, और नेत्र के रेटिना पर क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। आखिर उत्तल लेंस, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगाया जाता है, तो ये कैसे काम करता है? तो प्रकाश किरण को अभिसरित करता है, यानी एक बिंदु पर ला करके रखता है, एक बिंदु पर टिकाता है, और नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, तभी हम लोग वस्तु देख पाते हैं, ठीक है। 24 के ये ऑप्शन सही है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि उत्तल लेंस कौन से बीमारी में यूज किया जाता है? तो जिसको दूर दृष्टि दोष है उसको उत्तल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको अवतल लेंस लगाया जाता है, और जिसको दृष्टि दोष है, ना तो निकट है ना तो दूर है, सिर्फ दृष्टि दोष है, तो उसको बेलनाकार लेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। उत्तल लेंस में दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष वाले को उत्तल लेंस लगाया जाता है, निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस लगाया जाता है, और जिसको सिर्फ दृष्टि दोष है उसको बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। 24 के ए ऑप्शन सही है। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है।
यह क्या है? तो ये है भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है? फिजिकल अवक्षेपण में क्या हो जाएगा? अवक्षेपण यानी भौतिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? इसमें हो जाएगा घुले पदार्थ का ठोस रूप में अलग होकर नीचे बैठना। अवक्षेपण में क्या होगा? घुले पदार्थ का ठोस रूप में, जो पदार्थ घुला है और वो ठोस रूप में अलग होकर के नीचे बैठ गया तो वो अवक्षेपण होता है। ठीक है। अब यहाँ है दहन। तो दहन में क्या होता है? दहन में क्या होता है? दहन जो है रासायनिक प्रक्रिया है। अवक्षेपण भौतिक प्रक्रिया है, दहन रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें पदार्थ के जलने से ऊर्जा निकलती है। दहन में क्या हो जाएगा? कोई चीज़ जलेगा, कोई चीज़ का जलना दहन कहलाता है। ठीक है। तो पदार्थ के जलने से ऊर्जा निकलती है दहन में, और ये रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है। रासायनिक प्रक्रिया क्यों है? रासायनिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि ये जो पदार्थ है जो जल रहा है वो जलने के बाद राख बन जाएगा, तो पुनः वो अपने अवस्था में नहीं आएगा। तो जब वो अपने अवस्था में नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। और अवक्षेपण भौतिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि वे जिस अवस्था में कोई चीज़ जा रहा है तो वो पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया। भोजन का पचना कौन सा प्रक्रिया है? भोजन का पचना, इसमें क्या हो जाएगा? भोजन का पचना भी रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है। जो भोजन पेट में गया और वो पच गया तो वो पुनः भोजन नया नहीं बन सकता है। ठीक है। तो ये भी रासायनिक प्रक्रिया हुआ। श्वसन भी क्या है? श्वसन भी रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है। तो भोजन में क्या होता है? भोजन का पचना में क्या होता है? इसमें बड़ा अणु जो है छोटा अणु में टूटता है। बड़ा अणु हो जो है वो छोटा अणु में टूटता है भोजन के पचने में। तो जब अणु टूटेगा तो टूटना क्या होता है? अणु टूट रहा है, बड़े अणु से छोटे अणु में टूट रहा है, तो इस टूटने की प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। ठीक है। अपचय। और अगर बनेगा तो उसको उपचय कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ है श्वसन। तो श्वसन में क्या होता है? श्वसन अपचय प्रक्रिया है। ठीक है। ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा निकलता है श्वसन में। श्वसन में ग्लूकोज टूटता है और क्या होता है? ऊर्जा निकलता है। ठीक है। तो 25 के बी ऑप्शन सही है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन विस्थापन प्रक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन प्रक्रिया का उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी प्रक्रिया नहीं अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक को हटाकर दूसरा उसके जगह आए। जैसे विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है बैठाना किसी दूसरे को। एक होता है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन किसी को बुला करके वहाँ किसी को हटा करके किसी को बैठा देना, तो वो होता है विस्थापन। जैसे एक को हटाया गया और दूसरे को बिठाया गया, एक को हटाया गया दूसरे को बिठाया गया, तो विस्थापन हुआ। लेकिन प्रतिस्थापन में क्या होता है? प्रतिस्थापन भी वही प्रक्रिया है, एक बदले में बैठाना। प्रतिस्थापन में होता है बदले में बैठाना, और विस्थापन में होता है एक को हटा दिया जाए और दूसरे को बैठा दिया जाए, तो विस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 के ए ऑप्शन सही है। ठीक है। 27 सॉरी ये बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या है? कौन सा अभिक्रिया है? तो बी ऑप्शन जो है ये अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक यौगिक टूटकर दो से अधिक पदार्थ बन रहा है। इसमें एक यौगिक जो है देखिए CaCO3 एक यौगिक है और ये दो यौगिक बना ना, तो एक यौगिक टूटकर दो से अधिक यौगिक बन रहा है, तो ये हुआ क्या? अपघटन अभिक्रिया। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन जो है NaOH प्लस HCl। तो ये क्या हो रहा है? ये देखिए ये जो है NaOH जो है ये क्षार है। ठीक है। और HCl क्या है? अम्ल है। और NaCl क्या है? NaCl जो है लवण है। और H2O क्या है? जल है। तो ये सब मिलकर के क्या बना? ये उदासीनीकरण हुआ यहाँ। तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण द्विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये दो चीज है और यहाँ दो पदार्थ से दो पदार्थ बन रहा है मिलकर के, तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। डी ऑप्शन है। ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी दो पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं। देखिए ये दो पदार्थ हुआ CaO और प्लस H2O, ये दो पदार्थ हुआ और क्या बना है?
CaOH2 बना। ठीक है, तो ये दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बना, तो ये हो जाएगा संयोजन, इसका संयोग हुआ, दोनों आपस में मिला यानी संयोग हुआ। ठीक है, तो 26 के ए ऑप्शन सही है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर क्या कहता है, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। यहाँ है ए ऑप्शन संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, धातु का वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे खराब होना। संक्षारण में यानी वो खराब होकर के टूट रहा है, तो ये इसका क्या होता है, धातु का वातावरण, ये इसमें संक्षारण में धातु का वातावरण होता है, धातु के वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे खराब होना, ये संक्षारण होता है। जैसे जंग लगने की प्रक्रिया, तो जंग लगने की प्रक्रिया क्या हुआ, संक्षारण हुआ। ठीक है, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण हुआ। यहाँ है विद्युत लेपन, बी ऑप्शन है विद्युत लेपन। तो इसमें क्या होता है, तो विद्युत धारा के सहायता से किसी धातु की दूसरी धातु पर परत चढ़ाना। विद्युत लेपन यानी विद्युत जैसे है उस पर लेपन किया जा रहा है। तो विद्युत धारा के सहायता से, किसकी सहायता से, तो विद्युत धारा के सहायता से किसी धातु की दूसरी धातु पर परत चढ़ाना विद्युत लेपन होता है। ठीक है, अब यहाँ है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन में क्या होता है, विद्युत धारा द्वारा रासायनिक यौगिक का अपघटन होना, विद्युत अपघटन होता है। ठीक है, तो 27 के डी ऑप्शन सही है। 28 नंबर प्रश्न समझेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है, तो ये है श्वेत। 28 के ये ऑप्शन सही है। पीला किसका रंग है, पीला किसका रंग होता है, सिल्वर आयोडाइड, AgL, सिल्वर आयोडाइड यानी AgL पीला होता है। हरा कौन होता है, निकेल के लवण, NiOH2 हरा होता है। ठीक है, निकेल के लवण। काला कौन होता है, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ये होता है काला। ठीक है, तो 28 के ये ऑप्शन सही है। 29 नंबर प्रश्न समझेंगे। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं कैसा, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय। 29 के ए ऑप्शन सही है। अम्लीय में क्या होता है, जब इसका pH मान 7 से कम रहेगा, जब कोई चीज़ का pH मान 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। और यदि 7 के बराबर है तो वो हो जाएगा उदासीन। ये 7 से कम है, अम्लीय 7 से कम है, क्षारीय 7 से ज़्यादा है, उदासीन 7 के बराबर है। ठीक है, तो अम्लीय में क्या आ जाएगा, अम्लीय का एग्जाम्पल हो जाएगा नींबू के रस, सिरका, दही, ये सब क्या हुआ, अम्लीय हुआ। क्षारीय में क्या हो जाएगा, क्षारीय में हो जाएगा साबुन के घोल, बेकिंग सोडा का घोल, चूने का पानी, ये सब क्षारीय होता है। उदासीन में क्या हो जाएगा, उदासीन में हो जाएगा शुद्ध जल, अशुद्ध जल, ये उदासीन होता है। ठीक है, 29 की ऑप्शन सही है। 30 नंबर प्रश्न समझेंगे। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो दीवारों की सफेदी यानी चूना लगाना है, दीवारों की सफेदी करना है। ठीक है, तो इसमें होता है CaOH2। ठीक है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड C। 30 के सी ऑप्शन सही है। NaOH इसको क्या कहते हैं, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है ऊपर ए ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साबुन, सॉरी NaOH के यूज कहाँ होता है, साबुन कागज बनाने में, NaOH के यूज कागज और साबुन बनाने में यूज होता है। ठीक है, NaHCO3 इसको क्या कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। ठीक है, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका यूज कहाँ होता है, केक बनाने में, ब्रेड फुलाने में, अम्लता कम करने में। ठीक है, ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है, बेकिंग सोडा। डी ऑप्शन है CaHCO3 इसका यूज कहाँ होता है, इसको क्या कहते हैं, तो ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जल में घुला हुआ पाया जाता है, कौन, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो
31 के सी ऑप्शन सही है। 31 नंबर प्रश्न समझेंगे। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है कितना? अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 किसके बराबर होता है? उदासीन का। 7 है तो वो उदासीन है विलयन, ठीक है। 7 से अधिक है तो वो क्या है? क्षारीय है। 7 से कम है अम्लीय है, ठीक है। 31 के सी ऑप्शन। 32 नंबर प्रश्न समझेंगे। NaOH है क्या? तो NaOH क्या है? ये NaOH क्या है? ये है क्षार, ठीक है। NaOH जो है क्षार है। अम्ल क्या है? अम्ल है CH3COOH जो है ये एसिटिक अम्ल है, ठीक है। और लवण क्या होता है? NaCl लवण होता है। लवण यानी नमक, नमक को लवण बोलते हैं NaCl, ठीक है। तो 32 के ए ऑप्शन सही है। 33 नंबर प्रश्न समझेंगे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं क्या? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण, ठीक है। 33 के डी ऑप्शन सही है। प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल ए ऑप्शन है प्रबल अम्ल। तो ये होता है जो अम्ल पानी में लगभग पूरी तरह क्या होता है? H+ आयन देता है। प्रबल अम्ल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो जो अम्ल पानी में लगभग पूरी तरह घुलकर H+ आयन देता है तो वो होता है प्रबल अम्ल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? HCl H2SO4, ये हो जाएगा प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल। प्रबल क्षार क्या होता है? प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग अल्काइन। स्ट्रॉन्ग अल्काइन ये क्या होता है? जो क्षार पानी में लगभग पूरी तरह OH- आयन देता है। क्षार जो है माइनस आयन देगा, अम्ल जो है प्लस आयन देगा, ठीक है। प्लस आयन देगा, ये क्षार आयन देगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NaOH KOH होता है प्रबल क्षार, ठीक है। अब यहाँ है क्षार। क्षार क्या होता है? जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाता है वो होता है क्षार, ठीक है। 33 के डी ऑप्शन सही है। 34 नंबर प्रश्न समझेंगे। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो ये बनता है क्या? H2, ठीक है। ये बनता है H2। CO2 को क्या कहते हैं? CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, N2 होता है नाइट्रोजन, SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। H2 होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो 34 के सी ऑप्शन सही है। 35 नंबर प्रश्न समझेंगे। ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। ऑक्सीकारक यानी ये एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। कोई पदार्थ है अगर वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है तो वो हो जाएगा ऑक्सीकारक। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या होता है? वो क्या होता है? अपचायक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो वो हो जाएगा अपचायक, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हो जाएगा ऑक्सीकारक, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के गति को बदल देता है। उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कौन होता है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को बदल दे वो होता है उत्प्रेरक, ठीक है। तो 35 के बी ऑप्शन सही है। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है अपघटन। अपघटन यानी शरीर में भोजन टूट रहा है तभी तो वो पच रहा है, ठीक है। तो अपघटन, अपघटन में टूटता है कोई चीज, ठीक है। उदासीनीकरण में क्या होता है? उदासीनीकरण अम्ल और क्षार मिल करके क्या बनता है? लवण जल बनाता है तो वो होता है उदासीनीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। विद्युत अपघटन में क्या होता है? तो विद्युत धारा से यौगिक का विघटन। विद्युत धारा से यौगिक के विघटन होगा तो वो हो जाएगा विद्युत अपघटन, ठीक है। यानी विद्युत एक होता है विघटन, एक होता है विघटन। तो विघटन में क्या होता है? विघटन में एक से अनेक होता है, ठीक है। एक से एक पदार्थ है, एक यौगिक है तो वो अनेक हो जाएगा तो वो होता है विघटन, ठीक है। तो आज के क्लास में 36 प्रश्न ही कराए। अब 37 से लेकर के 70 तक हम कल के क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।